देखिए, हमारे जो जीवन में पर्यावरण को लेके जो रुचियाँ रही हैं, अभिरुचि रही है, वह बहुत ही समय से रही है, बचपन से ही रही है। उस जो रुचियों के कारण जो मेरा एक परिचय भाई साहब से हुआ, अभिषेक दुबे जी से हुआ, तो उनका जो जीवन शैली थी, उनकी जो कार्यशैली थी, उन्होंने जो लाइफ में अपना अचीवमेंट किया है, जो लाइफ का डेडिकेशन है समाज के लिए, वीगन के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, एनिमल के लिए बहुत डीपली हद तक सोचना, उनके लिए करना और उनके लिए एक संगठन को तैयार करना, एक सांगठनिक रूप से जीवन में उस क्षेत्र में बढ़ना जहाँ देखिए लोगों को छोटी-मोटी चीज़ों में भी करने में दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा कोई शख्स हो जो अपने जीवन को समर्पित कर दे, लग जाए नेचर के लिए, वेटलैंड के लिए और भी अदर चीज़ों के लिए। जीवन का जो भी डायमेंशन है, अपने आप में इतने आयाम हैं कि हम लोगों को उनसे परिचय करने का आज मौका मिला है। तो आइए चलकर उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उनके जीवन में जो विविध आयाम लिए हुए चीज़ें हैं, जो वह कर रहे हैं, सामाजिक स्तर पे और जानवरों के स्तर पे, हर स्तर पे। तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने किस लेवल पे अपने जीवन को इन सब कामों में लगाए रखा है। आइए। आइए हम लोग देखिए सर से मिलते हैं। अभिषेक दुबे जी हैं और बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी है। अपने आप में ऐसी पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेना एक गर्व की बात होती है कि इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर रखा है और लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं और पूरा जो 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 महापुरुष होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं वह यौवन काल से ही वह आप में दिखते हैं मुझे। और मेरा कई वर्षों का आपका साथ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। अ, धन्यवाद अवधेश जी। मेरा नाम अभिषेक दुबे है और गोंडा ज़िले का रहने वाला हूँ और बचपन से ही प्रकृति प्रेमी रहा हूँ। तालाब, नदियाँ मुझे बहुत लुभाते रहे हैं। पशु-पक्षी, पेड़-पौधे मुझे बहुत लुभाते रहे हैं। तो बचपन से ही मैं स्कूल में ही था, मैं शायद तीसरी चौथी कक्षा में ही। तभी मैंने ये सोच लिया था कि नेचर क्लब नाम की एक संस्था बनाऊँगा और काम करूँगा इन तमाम चीज़ों के लिए। और अपने व्यक्तिगत तौर पर मैं बचपन में भी मैंने शुरुआत की कि मैं निकलता था, अवलोकन करता था थोड़ा प्रकृति का, नोट करता था आसमान से गुजरती हुई चिड़ियों की प्रजातियाँ, उनकी संख्या, आसपास कौन-कौन से पौधे हैं, उनकी कितनी संख्या है, इन तमाम चीज़ों को। और बस ऐसे ही चलती रही यात्रा पढ़ाई के साथ-साथ। और फिर हाई स्कूल में जब मैं था, तो उसी समय फिर चूँकि हाई स्कूल के बाद मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया, तो घर से बाहर निकलने का मौका मिला और फिर थोड़ा स्वतंत्रता पूर्वक मैंने अपने दोस्तों को बातें बताई कि भई ऐसा करना चाहता हूँ। और उनके साथ मिलकर फिर एक समिति के तौर पर हमने शुरुआत की और फिर पर्यावरण के लिए काम करना शुरू किया। जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा करीब डेढ़ 2 दशकों से है। तो यही लगभग 2007-8 में ही एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म भी आई थी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अल गोर की, एन इनकन्वीनिएंट ट्रुथ, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। तो ऐसी तमाम फ़िल्में, माइक पांडे के धारावाहिक आते थे, अर्थ मैटर्स डीडी वन पर, विज्ञान प्रगति पत्रिका, तमाम चीज़ों ने जो है काफ़ी प्रेरित किया। तो फिर शुरुआत की काम करने की पर्यावरण के लिए, पशु पक्षियों के लिए। फिर लखनऊ में थोड़ा-सा जानवरों को रेस्क्यू करना भी शुरू किया। जो मुझे और लगता है कि जो ज़मीन से जुड़े लोग होते हैं, जिन्होंने अपना जीवन इस रूप में स्थापित कर रखा है कि एक कार्यशैली उनकी दृष्टिगत होती है कि वह अपने कामों में लगे हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे, किसी की पहचान के मोहताज ना होके ऐसी शख्सियत को रिकॉग्निशन मिलना परम आवश्यक है। और ऐसे लोगों से जब हम लोग पास में बैठते हैं तो अपने अंदर भी एक ऊर्जा का जन्म होता है और साथ ही साथ ऐसे महापुरुषों के जीवन से ही हम लोगों को प्रेरणा मिलती है सामाजिक स्तर पे। और जो आज के समय की आवश्यकता है, चाहे नेचर के कंजर्वेशन की हो और चाहे वीगन लाइफस्टाइल की हो, हर आयाम आपके जीवन का अपने आप में आज के समय की आवश्यकता बन चुका है। तो आप ये जो विविध आयाम हैं आपके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में, नेचर, वीगन जीवन शैली या और भी जो सामाजिक रूप से आप सहभागी रूप से लगे रहते हैं, तो इसमें आप क्रमबद्ध रूप से एक एक करके हम लोगों को बताइए। तो एक तो नदियाँ, वेटलैंड
बचपन से मैंने बताया कि काफ़ी आकर्षण रहा है मेरे लिए वो, और आज उनकी स्थिति बहुत ही दुखदाई है। प्रदूषण का, अतिक्रमण का, दुर्दशा का शिकार हैं। तो एक तो यही है कार्यक्षेत्र कि जहाँ भी जाएं, कहीं पर भी बदहाल स्थिति दिखती है तो उसके बारे में जानकारी लेना, थोड़ा सा अवलोकन करना, इसके बाद अगर उसके संरक्षण के लिए हम कोई प्रयास कर सकें, कई बार जहाँ संभव होता है एक सांकेतिक रूप से सफाई अभियान कुछ मित्रों को जोड़कर करना। इसके अलावा कुछ जो उसके दस्तावेज वगैरह हैं सरकारी, वो निकाले जाएं, और कई बार पत्राचार करके जो सरकारी अधिकारी हैं उनके माध्यम से, और उनके संरक्षण के लिए कोशिशें करना। ऐसी तमाम चीज़ें ये भी करते हैं। गोंडा में सरयू नदी है, टीढ़ी नदी है, वहाँ पर निरंतर सफाई अभियान करके लोगों को ये बताना कि नदी कोई कूड़ादान नहीं है, बल्कि माँ है, और उसमें गंदगी फेंकने के बजाय उसकी सफाई करना ज़्यादा उचित है। तो एक तो ये कार्य है नदियों का, वेटलैंड का, उनका अध्ययन करना, उनके संरक्षण के प्रयास करना। वीगन जीवन शैली जिसका आपने उल्लेख किया, तो हम इंसान अपने अधिकारों की बड़ी बात करते हैं। संविधान में अनुच्छेद 21 का हवाला देते हैं कि भाई हमारे अधिकार हमें मिलने चाहिए। विभिन्न प्रकार के अधिकार हैं, आवाज़ उठाने का, घूमने का अधिकार है, परिवार का अधिकार है, प्रॉपर्टी का अधिकार है। तो धरती पर अकेले हम ही जीवधारी तो है नहीं, लाखों प्रजातियां हैं। तो जैसे हमारे अपने अधिकार हैं, वैसे सभी पशु पक्षियों के हैं। तो उन पशु पक्षियों के अधिकार भी उन्हें मिलने चाहिए। अब हम इंसानों ने क्या कर लिया, पूरी धरती कब्जा कर ली। अब पशु पक्षियों के उनका घर हमसे छीना, हमने उनसे उनका खाना छीना, पानी छीना। बहुत से पशु पक्षियों को बंधक बनाते हैं, पूरे जीवन शोषण करते हैं, बाद में मार देते हैं। तो वीगन जीवन शैली का यही आशय है कि उन तमाम प्राणियों को जिनको हमने अपना बंधक बनाया है, जिन पर हम अत्याचार कर रहे हैं, जिनके अधिकार हमने छीने हैं, वो उनको वापस कर दिए जाएं। असल में जो मुझे बहुत बड़ा विरोधाभास जो समाज में दिखता है कि एक तरफ हम लोग देखते हैं जानवरों को कटते हुए, एक तरफ हम लोग देखते हैं कि जानवरों के अंडे रखे हैं, एक तरफ हम लोगों को देखते हैं कि दूध और चीज़ और पनीर और घी और दुनिया भर के लिए आदमी आइसक्रीम के लिए पागल हुआ जा रहा है। और एक तरफ आप बात करते हैं वीगन जीवन शैली की, जहाँ जो मिल्क प्रोडक्ट है उससे पूरी तरह से दूर रहना। तो यह अपने आप में जो सामाजिक स्तर पे जो इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि जैसे ही घर से बाहर निकलिए इन सब की दुकानें दिखती हैं, और आप बात कर रहे हैं कि जो भी पशु उत्पादित चीज़ें हैं इंक्लूडिंग शहद, उसको भी आप छोड़ दीजिए। तो कितना बड़ा चैलेंज है सामाजिक स्तर पे। देखिए, हर किसी के भीतर देवता भी हैं, दानव भी हैं। जैसे श्री कृष्ण का उदाहरण लें, उन्हीं के मामा कंस थे जिनको हम राक्षस कहते हैं, और उन्हीं के भांजे कृष्ण थे जिनको हम भगवान कहते हैं। तो हर किसी के भीतर दोनों देव और राक्षस दोनों का वास है। तो जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, जब हम प्राणियों के लिए अच्छा सोचते हैं, दया भाव लेकर आते हैं, तो हम असल में हमारा वो देवत्व वाला भाव दिखाई देता है। जब हम किसी का उत्पीड़न करते हैं, ऐसे पदार्थों का भले जाने अनजाने में किसी वजह से इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो हमारा राक्षसी कृत्य होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी की इच्छा शक्ति प्रबल है, कोई समझता है कि भाई हमें देवतुल्य कार्य ही करने चाहिए, राक्षसी कार्य करने से हम बचें, तो ये परिवर्तन करना बड़ा आसान होगा। अब चूंकि लोग परंपरावश, जैसे हम किसी के परिवार में पीढ़ियों में मांस खाया जाता रहा है, तो परंपरावश लोग खा रहे हैं। अगर वही उन्हीं के परिवार में अगर लोग मांस ना खाते होते तो वही लोग मांस ना खा रहे होते। तो मैं समझता हूँ कि प्रथम दृष्टया लोग दोषी नहीं है, लेकिन इतना जानने के बाद, एक बुद्धिमान प्राणी होने के बाद भी अगर हम उन्हीं परंपराओं को जो गलत है उनको अगर हम फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं, हम इसके दोषी हैं। तो असल में जो जानवरों के जो मांस की बात है, तो अगर मूल रूप में देखा जाए तो यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति के किसी भी सेगमेंट से अगर आप उठा के देखेंगे तो इस तरह की चीज़ों का दूर दूर से वास्ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीच का समय काल जो हम लोगों का गुलामी का रहा, उसमें इन सब चीज़ों का प्रवेश हुआ। आज भी देखते हैं कि किचन में जो सुंदरता है, बर्तनों की खूबसूरती है, लेकिन जहाँ वहाँ हिंसा के द्वारा मार के लाया गया मांस रखा जाता है और उसको बनाया जाता है, वहीं अंडे उबाले जाते हैं, तो बड़ी कोफ्त होती है। और दूसरी बात मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि मांस तो हमारी संस्कृति में एक तरह से मना है, लेकिन दूध और घी के लिए नहीं मना है। तो इसको कैसे आप टैकल करते हैं सामाजिक स्तर पे लोगों के माध्यम से? देखिए, जो हमारे संस्कृति का मूल है वो है अहिंसा।
वो है कि भाई सभी पशु पक्षी इस धरती पर इस कुटुंब के वासी हैं, वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर आते हैं। तो जब हम ये मानते हैं कि भाई हमारी तरह ही सभी पशु पक्षी हैं, जीवधारी हैं, हमारी तरह ही संवेदनशील हैं, तो तब बात आती है कि भाई उनको मारा ना जाए, इसीलिए लोग मांस नहीं खाते ना। तो बिल्कुल यही कारण है दूध ना इस्तेमाल करने का, क्योंकि दूध के लिए हम क्या करते हैं, हम एक गाय का भैंस का जबरन उसका गर्भाधान कराते हैं। पहले तो 3.5-4 साल में पहली बार गाय गर्भवती होती थी, आज 1.5 साल की बच्चियाँ हम गर्भवती करवा रहे हैं, बड़ी कम उम्र में उनको हम गर्भाधान करा देते हैं। उसके बाद 9.25 महीने बाद उसका बच्चा पैदा होता है, दूध बनना बंद होता नहीं, उसको दोबारा प्रेग्नेंट बिना रुके। इंसानों में हम कहते हैं कि 2 बच्चों के बीच में 3 साल का अंतर रखिए, और गाय भैंस को दूध बनना बंद होता नहीं, बार बार प्रेग्नेंट। यही नहीं, गाय का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसके बच्चे को हम रस्सी में बांध देते हैं और दिन में महज 2 बार उसकी रस्सी खोलते हैं। अब स्वयं सोचिए, क्या एक नवजात बच्चा जो दूध के सिवा कुछ नहीं खा सकता, वो 2 बार दिन में माँ का जरा सा दूध पीकर अपना पेट भर पाएगा? असल में जो गाय का या जानवर का थन होता है उसको लोगों ने समझ रखा है नल, कि खोला और दूध मिला वो, लेकिन दूध का जो प्रोसेस है वो इतना सिंपल नहीं है। हर समय जो जानवर दूध को देता है तो वो हमेशा के लिए दूध देने के लिए थोड़ी ना बनाया गया है। वह दूध कुछ समय के लिए बनाया गया है और प्रेग्नेंट होने की अवस्था में दूध आता है और वह उसके बच्चे के लिए आता है। दूध का जो भी कॉन्सेप्ट है, देखिए मतलब उसको, लेकिन उसको हम लोगों ने लाइक एज ए टाइप समझ रखा है कि खोला और मन चाहा दूध निकाल लिया और दूध का व्यापार कर रहे हैं। तो इसमें मतलब कैसे लोगों को समझा पाते हैं? नहीं, देखिए बात बिल्कुल सही है कि हमने उसको माँ का अंश ना समझकर हमने उसको समझ लिया कि ये तो रोजमर्रा की चीज़ें हैं। कभी महंगाई बढ़ती है तो लोग हम न्यूज़ एंकरों को कहते हुए भी सुनते हैं कि अब लोगों के घर में दूध कैसे आएगा। तो दूध, जैसा कि आपने कहा कि जब एक स्तनधारी प्राणियों में माँ जब बच्चा पैदा करती है तभी दूध बनता है। अब स्तनधारी प्राणियों में दूध बनता क्यों है? क्योंकि जैसे सरीसृप है, उभयचर है, पक्षी है, वो अंडे देते हैं। अंडे से जब चूजा निकलता है या बच्चा निकलता है तो परिपक्व होकर निकलता है, तो पहले दिन ही चिड़िया लाकर उसको कीड़ा खिला देती है। लेकिन जो स्तनधारी प्राणी है, इनमें माँ जब बच्चा पैदा करती है तो उसका शरीर पूर्ण विकसित नहीं होता है, उसके दांत नहीं आए होते हैं, उसका पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है, उसका जो रोग प्रतिरक्षा तंत्र है वो विकसित नहीं होता है। तो इसलिए स्तनधारी प्राणियों में जब माँ बच्चा पैदा करती है तब दूध बनता है। उतना ही दूध बनता है जितना बच्चे के लिए ज़रूरी है, और तभी तक बनता है जब तक बच्चे को दूध की आवश्यकता है। अब ऐसे ही हमारी माँ ने हमें दूध पिलाया, हमने तो अपनी माँ का दूध किसी को बांटा नहीं, पर अब गाय भैंस भी उसी कारण से अपना दूध बनाती है जब उसका बछड़ा पैदा होता है। अब हमने उसके दूध का व्यापार शुरू कर दिया और उसके कारण बार बार उसका गर्भाधान कराना, जिन बच्चों को दिन में माँ का दूध 10-15 बार पीना चाहिए, 2 बार जरा सा दूध पीने देना, भूखों मारना, माँ की ममता का शोषण करना। यही नहीं, पूरे जीवन उस बेचारी गाय भैंस का हम 4 फीट के रस्सी में बांधकर शोषण करते हैं और बाद में सारी भैंसें हम कसाई को बेचते हैं। लोग छुट्टा गौवंश देखते हैं, कभी छुट्टा भैंसें आपने देखी? कहीं भी कोई नहीं देखेगा, क्योंकि हम सारी भैंसें कसाई को बेचते हैं। अपना भारत आज बीफ के निर्यात में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसमें एक चीज़ हम और जोड़ना चाहेंगे कि दूध तो आदमी लेता है और उसको कंज्यूम करता है विभिन्न उत्पादों में, लेकिन आज के समय में दूध उतना उत्पादित होता ही नहीं है जितना कंजम्पशन है। वो कई गुना दूध का कंजम्पशन है और बहुत छोटी मात्रा ही दूध की उत्पादित होती है। तो बहुत बड़ी मात्रा तो दूध की नकली सप्लाई हो रही है, नकली पनीर, नकली चीज़, नकली दूध, नकली घी, नकली दही, और मतलब एक वो चैलेंज वीगन लाइफस्टाइल का और दूसरा चैलेंज जो मिलावटखोरों का। तो कितना बड़ा सरदर्द है आज के समय में मानव के स्वास्थ्य के लिए। तो इस पर क्या है आपका? देखिए, जब हम अंधेरे में जाते हैं तो अंधेरे में गड्ढा भी होता है। तो जब हमने क्या किया कि दूसरे की माँ को दूध को हमने अपने इस्तेमाल की या हमने कहने लगा हमारे हक की चीज़ है, गाय के दूध पे तो हमारा हक है, तो हम अंधकार में गए तो फिर मिलावटखोरी जैसा गड्ढा भी हमें मिला। तो ये हमारी लालच का ही परिणाम है कि आज हम मिलावटखोरी को भी, अभी देखिए शादियों का मौसम चल रहा है, पनीर खूब आ गया बाजार में, त्योहारों का मौसम आएगा खूब खोया आ जाएगा। तो लोग सोचते नहीं कि इतना पनीर, इतना खोया कहाँ से आएगा। तो असल में सोचे कैसे, जब लोगों ने इस अंधकार में जाने को ही अपना रास्ता बना लिया है तो उसमें तो वो गड्ढे में जाकर गिरेंगे ही। असल में सामाजिक रूप से अगर आप पनीर की सब्जी किसी फंक्शन में ना बनवाइए तो आप बैकवर्ड कहलाएंगे। दूसरी बात,
आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो लोग देखते हैं पनीर के काउंटर पे भीड़ लगती है। तीसरी बात, पनीर को लोग मतलब एक लिमिट होती है खाने की, लेकिन उसमें भी लोग पनीर को तैरा के मतलब जैसे वो पहली बार वो पनीर खा रहे हों। तो बहुत सारी चीज़ें हास्यास्पद भी हैं। आदमी को स्वास्थ्य जानते हुए भी इतना स्वास्थ्य के वश ऐसी चीज़ों को करता है। इसके अगले जो भाग में हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जो जानवरों के प्रति आपका स्नेह है, वह मुझे दिखता है सोशल साइट्स के माध्यम से। जो जानवरों के लिए आप उनकी चिकित्सा करते हैं, उनको रखते हैं, उनको चारा पानी करते हैं, तो ये बहुत बड़ा आपने जैसे बीड़ा उठा रखा है अपने जीवन काल में कि जानवरों को लोग रोटी डाल देते हैं तो इसी को लोग पर्याप्त समझ लेते हैं। घर का बचा खुचा सब्जी डाल दिया, इसी को पर्याप्त समझ लेते हैं। लेकिन जानवरों को, घायल जानवरों को इलाज करना, ये तो एक देवतुल्य काम है। तो इस पे आपका कितना दखल है? देखिए, हमारे समाज की यही जो कुरीतियाँ हैं, जैसे दूध की हम बात कर रहे थे, बार बार गर्भाधान कराया, एक एक गाय के 7-7, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करा लिए। औकात किसी की रखने की है नहीं, हर आदमी सड़क पर छोड़ रहा है। अब गौवंश आए दिन कोई गाड़ी से कुचल रहा है, कोई प्लास्टिक खा के बीमार हो रहा है, कुपोषण से बीमार हो रहे हैं, वो ब्लेड के तारों में कट रहे हैं, गाड़ियों से कुचले जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम गौवंश, तमाम कुत्ते और बहुत सारे अन्य प्राणी भी जो हैं हमें ऐसे घायल अवस्था में, बीमार अवस्था में मिलते हैं। अब हमारे सामने कोई जानवर घायल है, बीमार है, हम उपेक्षित होकर कैसे निकल जाएं? अगर कभी मैं घायल हो जाऊं और मैं पड़ा रहूं, कोई उपेक्षित होकर मुझे करके निकल जाए, तो कितना ये पीड़ादायक होगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं, बहुत सारे साथी हैं गोंडा में, हम सभी लोग मिलकर कोशिश करते हैं कि भाई कहीं पर भी कोई घायल जानवर है तो वो अभाव में ना मर जाए। अगर उसका उपचार हम कर सकते हैं तो उसको उपचार प्रदान करें। उपचार से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस घायल जानवर को आश्रय मिले, उसको खाना पानी मिले, उसको स्नेह मिले। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसे भी अवस्था होती है जब इस तरह का एक्सीडेंट हुआ कि जानवर ठीक नहीं हो सकता, अब उसकी मौत होगी पर मौत होने में समय लगेगा, तो उस दौरान कम से कम उसको खाना पानी मिलता रहे, उसको कम से कम कीड़े ना पड़े, इधर से उधर हम कर दें, बड़े बड़े बेडसोर ना होने लगे। तो ये एक मनुष्य होने के नाते मैं समझता हूँ ये हमारा कर्तव्य है। और कर्तव्य से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये हमारे गुनाहों का प्रायश्चित है। ये पशु पक्षी जो घायल बीमार हो रहे हैं हमारी वजह से, हम मनुष्यों के कारण हो रहे हैं, हमारे समाज के कारण हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपने ही प्रजाति के गुनाहों का प्रायश्चित करने की, थोड़ी सी क्षमा मांगने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा जो मैं कर पाता हूँ उनके लिए। बेवकूफ़ी की असल में इंतहा है। आदमी खाने का पदार्थ पन्नी में रख के उसको डाल दिया, अब वही कोई भी जानवर खाएगा। और इसके बाद मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि जो पोल्यूशन है, चाहे वह वाटर के लेवल पे हो और चाहे वह हवा के स्तर पे हो, वहाँ पे जो देखिए वन टाइम यूज जो प्लास्टिक है, मतलब एक बार पानी पीने के लिए प्लास्टिक के गिलास लाना, एक बार चाय पीने के लिए गिलास लाना, उसमें जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, उसमें जो वाटर मतलब नदी को जैसे नाला बना रखा है, मतलब कहाँ वो संभव है। जब तक जो व्यक्तिगत स्तर पे लोग प्रयास नहीं करेंगे, जब तक घर से इस तरह की चीज़ों में सुधार नहीं होगा, तब तक किसी भी संस्था और व्यक्ति द्वारा किया जाना बड़ा ही दुरूह कार्य है। तो इसमें जो पर्यावरण के लेवल पे, जो प्लास्टिक के लेवल पे, जो पॉलीथीन्स के लेवल पे, इसमें थोड़ा सा और प्रकाश डालिए। हाँ देखिए, ये चाहे सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो या अलग अलग तरीके के प्रदूषण हो, हमारे घरों से निकलने वाली नाली हो जिसमें फिनाइल, डिटर्जेंट और तमाम हानिकारक चीज़ें बहकर जाती हैं, तो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हम ही हैं। हम कहीं पर कूड़ा देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये तो सरकारी लोगों का जो है निकम्मापन है कि कूड़ा फैला हुआ है। हम नदियों की बुरी हालत देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई सरकारों का निकम्मापन है। हाँ, उनकी भी कमी है, पर उसमें योगदान तो हमारा भी है। तो बस यही है कि सरकार क्या कर पाएगी, कोई संस्था क्या कर पाएगी, वो अलग बात है। हम क्या कर पाएंगे, हम समस्या के लिए जिम्मेदार किस हद तक हैं और हमें क्या करना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये बड़ा प्रश्न है। जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे, हम दूसरों पर उंगली उठाने वाले कौन होते हैं? अच्छा, इसमें ये भी आप थोड़ा सा सामाजिक स्तर पर लोगों को संदेश दीजिए कि जो देव प्रतिमाएं हैं, लोग लाते हैं, उसको विधि विधान से पूजित करते हैं, इसके बाद वो खुला रख देते हैं। ना तो वो जल में प्रवाहित हो सकती है क्योंकि उसमें इतना कलर यूज हुआ है, और ना ही उस तरह का डिस्पोजल हो सकता है।
तो इन जो देव प्रतिमाएं लोग यूज करते हैं, तो इसमें आप मतलब लोग क्या करें जिससे इस तरह की समस्या का सामना ना हो? किसी भी पुल में आप निकल जाइए तो पन्नी बंधी हुई, पूरा अंबार लगा हुआ है, तो इससे बताइए। देखिए, प्राचीन समय में क्या था कि लोग चलते थे, जैसे यहाँ से मंदिर के लिए निकले, रास्ते में मिट्टी मिली, उसी का मूर्त बन गया। रास्ते में फूल पत्ती जो भी मिला हाथ से तोड़ लिया, गए मूर्त रखी, पूजा कर लिया। कोई पैसा नहीं, कोई प्रदूषण नहीं। अब उसकी जगह पर आज हमें बड़ी खूबसूरत दिखने वाली मूर्तियाँ चाहिए। उसकी भी वो कंपटीशन होती है, दुर्गा पूजा में कंपटीशन होती है, किसकी मूर्ति सबसे ऊंची होगी। वो मूर्तियाँ बनती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से, उस पर रंगा जाता है जहरीला ऑयल पेंट, और उसके बाद ले जाकर हम नदियों को मारते हैं। तो बिल्कुल ये बहुत ही गलत परंपरा है। हम असल में ईश्वर का ही अपमान कर रहे हैं, हम माता का ही अपमान कर रहे हैं। तो एक तो इसमें हम जब भी कोई भी पूजा पाठ शुरू करते हैं, हम कलश रखते हैं या मूर्ति रखते हैं या गौर बनाकर रखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं स्थापना। पूजा पाठ में स्थापना का अर्थ होता है, हे ईश्वर आप हमारे स्थान पर आ जाइए, हमें आपकी पूजा करनी है। ये हो गया स्थापना। और जब पूजा संपन्न होती है तो उस क्रिया को हम बोलते हैं विसर्जन। विसर्जन का जो अर्थ है धर्म में, वो ये है कि हे ईश्वर अब आप अपने स्थान पर वापस चले जाइए, पूजा संपन्न हुई। अब हमने क्या समझ लिया कि मूर्ति को ले जाकर जब तक हम नदी तालाब में फेंक ना दें, वो विसर्जन नहीं है। विसर्जन स्थापना का बिल्कुल उल्टा है। विसर्जन का अर्थ है हे ईश्वर अपनी जगह वापस लौट जाइए। अब हमने कलश रखा था, कलश को जैसे हमने उठाया विसर्जन हो गया, मूर्ति को हमने उठाया विसर्जन हो गया। तो पहली बात तो मूर्तियां हम लोग जहरीले वाले ये ना बनाएं, हम एक पीतल की मूर्ति लाकर रख लें, बार बार उसी का प्रयोग करें, हाँ। है ना। दूसरी बात किसी भी चीज को, किसी भी जो पूजा पाठ के बाद बचा हुआ निर्माल्य है, इसको ले जाकर नदी में तालाब में फेंकना, इसको विसर्जन अगर हम मानते हैं तो हम अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, और इस अज्ञानता में हम पाप कर रहे हैं। तो हमें इस प्रक्रिया से बचना चाहिए। धर्म वो है जो धारण करने योग्य है। अगर नदी में प्रदूषण हो रहा है तो ये धारण करने योग्य नहीं है, हमें इससे बचना चाहिए। अच्छा, आपके जीवन में जो मैंने देखा है कि आपने टेढ़ी नदी की पूरी उद्गम से लेके उसके अंत तक यात्रा की, और उसका जो वेटलैंड है उसको भी दिखाया है। आपकी जो वीडियोस हैं उसके माध्यम से भी बहुत सारी प्रेरणा हम लोगों को मिली है। तो जो आप ग्राउंड पे जाके जब जैसे नदी मथुराए है उसको जीवित करना, उसके बारे में लोगों को बताना, वहाँ पे जो जीव जंतु पलते हैं, पूरी नदी एक अपने आप में एक ऑर्बिट होती है जानवरों के लिए। तो उसमें आपने मतलब कितना क्या अनुभव आपका रहा, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, अगर किसी चीज़ को बचाना है तो पहले तो उसे जानना होगा। तो नदी की यात्रा करने का जो उद्देश्य वो यही था कि नदी के किनारे पैदल चलेंगे तो नदी को जानेंगे, नदी के आसपास रहने वाले लोगों से बात करेंगे, नदी को देखेंगे, नदी की दुर्दशा को देखेंगे, इतिहास को खंगालने की कोशिश करेंगे, तो नदी को जानेंगे। तो यही उद्देश्य होता है कि नदी को जाने। इसके बाद उसमें जो जो आपको हमें बड़े व्यवधान दिख रहे हैं, उसके लिए जो भी संबंधित लोग हैं, अगर शासन प्रशासन में कोई है तो उनके साथ बातचीत करना, पत्राचार करना, उसको ठीक करने की मांग करना। जो हमारे स्तर पर हो सकता है कि कोई घाट अगर बहुत गंदा है, वहाँ लोग ले जाकर पूजा पाठ की सामग्री या अन्य चीज़ें फेंक रहे हैं, तो उसके लिए हम वहाँ पहुँचें और हम जागरूकता कार्यक्रम चलाएं, हम निरंतर सफाई अभियान चलाएं, ताकि लोगों को संदेश दें कि भाई ये जो जहाँ कूड़ा फेंक रहे हो ये कूड़ेदान नहीं है, तुम है। जो जिस तरह का प्रयास जहाँ पर जो हो सकता है वो किया जाए, और फिर धीरे धीरे, चूंकि ये निरंतर प्रक्रिया है, एक बार हमने यात्रा की तो एक बार में हम थोड़ा सा जान पाए, हम ऐसी यात्राएं करते रहेंगे, जानते रहेंगे, और जो समस्याएं उनको दूर करते रहेंगे। तो प्रकृति भी एक जो है बढ़ते रहने का काम है, बदलाव का काम है। तो वैसे ही हम लगातार बढ़ते रहते हुए, जानते हुए। असल में जो लोगों के अंदर जो मतलब जिजीविका है, लोगों के अंदर जो इच्छा है, वह यह तो है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो। लोग चाहते तो हैं कि पर्यावरण स्वच्छ मिले, लेकिन दूसरा कोई करे, दूसरा कोई आके पापों के कृत्यों को सुधारे। तो आपने जैसे लोगों को जोड़ना, जैसे किसी चीज़ के बारे में जागरूकता अभियान चलाना, जैसे लोगों को इकट्ठा करके नदी की सफाई करना, इस तरह के कामों में आपने ग्राउंड ज़मीनी स्तर पे आपने काम किया है। तो इसमें क्या चुनौतियाँ आती हैं कि लोगों को जोड़ने में, लोग मतलब कि आसानी से जुड़ते हैं या किस तरह का आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिससे लोग जाने? तो वही आपने कहा ना कि लोग जो है कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो उसमें भी मैं समझता हूँ लोग दो तरह के हैं। एक तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य ये है कि हम प्रदूषण करें ही ना, तो वो तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हर आदमी कर सकता है और ये सबकी जिम्मेदारी है। दूसरा, मान लीजिए कि इस स्तर से हम ऊपर उठे,
पर फिर भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, समस्या पैदा हो रही है, तो अब समस्या को ठीक करना है, तो उसके लिए एक संगठन की, कुछ लोग मिलकर एक समिति की ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि मिल के लोग बैठेंगे, योजना बनाएंगे, चर्चा करेंगे, फिर काम करेंगे। तो ऐसे में एक तो सबसे बड़ी कमी लोगों की, कि लोगों के अंदर चिंता नहीं है। अब आजकल चूंकि लोग माया जाल में भी उलझे हुए हैं कि कोई एकदम पढ़ाई में व्यस्त है, कोई नौकरी में व्यस्त है, कोई अपने परिवार में व्यस्त है, तो समय नहीं निकाल पाता। दूसरा, उस स्तर की चिंता भी देखने को नहीं मिलती है। असल में लोग जैसे पाप से भी बचना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन अकर्मण्यता इतनी है कि खुद उठना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि भाई कूड़ा जो देव स्थल का है उसको हम नदी में ना फेंकें, लेकिन सोचते हैं कि हम ही क्यों ना फेंक के पाप के भागीदार बने। तो खुद से शुरुआत नहीं करते हैं, ये लोगों की जो बहुत बड़ी कमी है। तो इसमें जब आप भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं, जो पूरा आपका विविध आयाम है, जहाँ जहाँ आपका दखल है उसको लेकर? योजना यही है, कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई जो है एक अलग काम करने लगेंगे। काम यही है जो हमेशा चलता रहेगा। बस हम यही कोशिश करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, उनको जोड़ें, उनको प्रेरित करें और समाज को हम लोग जागरूक करें, ताकि जो परिवर्तन है वो एक सही दिशा में होता रहे। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग इस यज्ञ में अपनी आहुति देते रहेंगे, तो शायद एक समय अगर लोगों ने अपने अंदर सुधार लाया, तो एक समय ऐसा आएगा जब हम चीज़ें ठीक कर पाएंगे। लेकिन मैं हकीकत बताऊं, हकीकत में हम जितने भी प्रयास कर रहे हैं, अच्छे प्रयास, लोग उससे 1000 गुना ज़्यादा बुरे प्रयास कर रहे हैं। आप ये भी बताइए लोगों को कि एक आदमी भी पर्याप्त है, एक आदमी भी अपने आप में इतना सक्षम है कि अपने इनिशिएटिव से, अपने कार्यों से, अपने आप को एक आइडियल कंडीशन में रख के बहुत कुछ कर सकता है। तो कभी कोई आदमी अकेला ना समझे इस तरह के कामों को करने के लिए कि मैं ही क्यों करूं, वो लोग क्या कहेंगे, मतलब लोग क्या देखेंगे। तो इस पर थोड़ा सा लोगों को नहीं, संदेश देखिए, दीजिए। बिल्कुल हर कोई सक्षम है। एक छोटा सा मच्छर होता है, जी, अगर वो आके बैठता है, काटता है, तो हमें कितनी परेशानी होती है। तो अगर एक मच्छर इतना परेशान हमें कर सकता है, तो हम तो पूरे बड़े बड़े इंसान ठहरे, हमारे पास इतना विकसित दिमाग है, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कोई भी अकेला नहीं है, कोई भी कमज़ोर नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में मजबूत है, अपने आप में मतलब भर का ताकतवर है कि बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में ला सकता है। बस अपने आप को पहचानने की, सही इच्छा शक्ति लाने की और हार ना मानने की, ये प्रवृत्ति लाने की ज़रूरत है। तो लोग आपसे कैसे जुड़े? अब मुझसे जुड़ना है तो मेरा नंबर 80 90 85 86 71 है। व्हाट्सएप आजकल एक बड़ा अच्छा तरीका है जुड़ने का, तो एक संदेश भेजें और साथ में मिले। लखनऊ में हमने, जैसे अभी आपने, जो हम लोगों ने मिलकर चर्चा किया कि कुछ यहाँ पर भी सक्रियता थोड़ा ज़्यादा बढ़ाई जाए, और लखनऊ में अगर हैं तो आपके साथ भी जुड़ें, और हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और अन्य अन्य कार्यों में भी साथ में जुड़ें। कभी भी किसी भी जगह का अवलोकन करना है, साथ में आएँ और थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाया जाए। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम करना, रैलियां करना, नदियों पर सफाई अभियान करना, तो ऐसे करके हम लोग कार्यक्रम बढ़ाएं और लोग भी इसमें साथ में आकर जुड़ें। और मैं समझता हूं कि ये तो फिर भी सेकेंडरी काम है। प्राइमरी काम है कि अपने घर को आप पर्यावरण हितैषी बनाइए, अपने घर को आप पशु पक्षियों का हितैषी बनाइए। आपके घरों में पशु उत्पादों का प्रयोग ना हो, आपके घर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग ना हो, आपके घर में बिजली का दुरुपयोग ना हो, आपके घर में पानी की बर्बादी ना हो, आपका घर हरा भरा हो। सबसे बड़ा काम जो है मुझसे जुड़ने का, मैं कहूँगा, या प्रकृति से या भगवान से जुड़ने का, बहुत वो यही है कि अपने घर को हम देवतुल्य बनाते हैं। तो आपका जो फाइनली है, जो निष्कर्ष है, और कुछ कहना चाहें तो आप कुछ कह सकते हैं। नहीं, बस मैं यही कहूँगा कि जो भी भगवान है, जो भी जिंदगी है, जो भी है, वो यही प्रकृति ही है। इसी में हमें अच्छा लगता है, इसी में हमारा जीवन है। तो इसके बारे में सोचना ज़रूर शुरू करें, पशु पक्षियों के बारे में सोचना ज़रूर शुरू करें, और इससे आप भी खुश रहेंगे, इससे हर कोई खुश रहेगा। देखिए, सामाजिक रूप से जो आप लगे हुए हैं, तो उसमें बातचीत करने की कोई लिमिट नहीं है। आपने बहुत ज़मीनी स्तर पे और कई वर्षों से आप काम कर रहे हैं, और हर क्षेत्र को आपने कवर किया हुआ है। आपका जीवन स्वयं में एक उदाहरण है समाज के लिए। तो यही हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जो भी कार्य हैं, जो भी आपका दखल है, जो भी आपका चिंतन है, उसमें वृद्धि हो। और सामाजिक रूप से जब आप ही के जैसे लोग निकलेंगे,
तो समाज में कोई भी उद्धार होना, कोई भी समाज के लिए बड़ी चीज़ कर पाना, यह सब मुमकिन है। कोई भी चीज़ आदमी की जो इच्छा शक्ति है उससे बड़ा नहीं है, और इच्छा शक्ति का सबसे बढ़िया उदाहरण आप स्वयं हैं। इसी के साथ हम लोग अपनी बात को समाप्त